हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका छठा अध्याय जिसका नाम है किसको नमन करूं मैं भारत। तो इस अध्याय के अंदर भारत देश से कवि प्रश्न करता है कि वह उसके समुद्र पर्वत आदि शरीर को नमस्कार करे या वह उसके मन को नमस्कार करे। विश्व के नक्शे पर त्रिभुज जैसी आकृति वाला ही क्या केवल भारत है? क्या अनेक विद्याओं का भंडार भी वही है? इन प्रश्नों के उत्तर में कवि का मानना यह है कि भारत केवल स्थान का नाम नहीं बल्कि पूरे संसार के गुणों एवं अच्छे चरित्र का भी भंडार है। भारत पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है, शांति और न्याय के मार्ग को बढ़ावा देता है, इसलिए मानवता इसके आगे अपना माथा झुकाती है। तो कवि मानवता के आगे झुके हुए उस माथे की वंदना करता है। अब हम अपने अध्याय पे आते हैं। तो इसके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्र कवि। तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। तो इन पंक्तियों में अपने देश भारत को संबोधित करते हुए कवि ने भारत से पूछा है कि वह भारत के समुद्र, नदी होता है समुद्र, गिरी होता है पर्वत और वन होता है वन, देह होता है शरीर और मन होता है हमारा जो मन। तो कवि पूछता है कि वह भारत के समुद्र, पर्वत, वन, शरीर अर्थात पूरी भारत भूमि या उसके मन किसको प्रणाम करे, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। तो वो किसको प्रणाम करे? तो यहाँ मन से अभिप्राय है भारत में विकसित उच्च सांस्कृतिक विचार। प्रश्न के माध्यम से कवि ने भारत की उन विशेषताओं की ओर संकेत किया है जो वंदना के योग्य है। तो मतलब जिसका वंदन किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कवि ने बता दिया है कि भारत के समुद्र, पर्वत आदि सभी प्रणाम के योग्य है। इस तरह प्रश्न करके कवि भारत देश की वंदना कर रहा है। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है? तो कवि पूछता है जो भूमि का जो मानचित्र है उस पर अंकित जो त्रिभुज है यही क्या भारत है? या नर के नभ विचरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है? तो फिर इसी का उत्तर देते हुए कवि कहता है आकाश में मनुष्य पक्षियों के समान घूम सकता है, उसकी कल्पना करने वाला यही क्या भारत है? तो कवि कह रहा है कि त्रिभुज के समान जो भारत का स्वरूप दिखाई देता है, क्या वह भारत केवल वह भारत भौगोलिक आकृति ही है, या फिर इस प्रश्न के उत्तर में अन्य प्रश्नों के द्वारा बताया है कि भारत नक्शे पर बनी आकृति से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। तो आकाश में मनुष्य पक्षियों के समान घूम सके, इस तरह के संकल्प का जन्म यही हुआ था। तो सबसे पहले भारत में उड़ने की सोच भारत में ही हुई थी। सबसे पहले मतलब आकाश में उड़ने की सोच भारत में ही हुई थी। इस तरह के संकल्प का जन्म यही हुआ था। मेरे प्यारे देश नहीं, भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। तो वेदों में वर्णित विमान से संबंधित मंत्रों और रामायण में वर्णित पुष्पक विमान की ओर कवि ने यहाँ पे संकेत किया है। प्रकृति के अनेक भेदों अर्थात रहस्यों को प्राचीन काल से
यहाँ के ऋषि मुनि जानते थे। उपनिषदों में आत्मा संबंधी निगूढ़ताएं मतलब रहस्य अर्थात गहरे ज्ञान की बातें भी भारत में ही सबसे पहले ज्ञात हुई थी। सभी जगह जड़ वस्तुओं में ईश्वर का चेतन तत्व समाया हुआ है, यह भी मान्यता केवल भारत में ही है। इस बात को जानते हुए मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में भी परमात्मा की यहाँ काफी जो समय पहले है मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है। इस तरह यह देश पत्थर की तरह गतिहीन न होकर पानी की तरह गतिशील है। मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है, पानी है। तो भारत क्या है? पत्थर की तरह गतिहीन नहीं है और पानी की तरह गतिशील है। तो अंत में कवि कहता है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। तो वह वास्तव में यहाँ की गतिहीन जड़ वस्तुओं में छिपे हुए चेतन तत्व परमात्मा को ही प्रणाम करता है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं इसीलिए भूमंडल भर का है। तो कवि आगे बता रहा है कि भारत का अर्थ केवल स्थान ही नहीं है, अर्थात स्थान की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। भारत का अर्थ है प्रकाश को पाने की कोशिश करने वाला, यह मनुष्य का गुण होता है। यही बात चरित्र पर भी लागू होती है। पूरे संसार में जिसके सील अर्थात चरित्र में ऐसी विशेषता है वही भारत है। आगे है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। तो एकता के भाव को न टूटने देना, आपस में प्रेम रखना आदि इन गुणों की शिक्षा भारत से विश्व में भर में फैली है। जहाँ कहीं भी इन गुणों की रक्षा हुई है, ऐसे सभी स्थानों में भारत के ही स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो जहाँ हमें अखंडता का रूप दिखाई देता है वहीं पर हमें भारत के दर्शन होते हैं। कवि कहता है कि इसलिए वह सारे संसार में अपनी ही जन्मभूमि की वंदना या स्तुति को होते हुए देख रहा है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। इसी कारण कवि सारे संसार में छाई हुई अपनी जन्मभूमि की स्तुति को प्रणाम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। ये आधा ही अध्याय हुआ है। इसके बाद वाला जो आधा अध्याय है उसका वीडियो मैं आप लोगों को बाद में भेजूंगी। सेकंड वीडियो आ जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, बाय स्टूडेंट।